हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे एड्स के बारे में। अपन स्टार्ट करने से पहले देख लें कि अपना जो भी पीडीएफ की नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो पीडीएफ को, नोट्स को। तो इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले अपन ठीक है ना स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या है और इंडिया में क्या है, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग। इसके बाद अपन इसकी एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट देखेंगे, होस्ट फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, ठीक है ना, हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं, इसके रिगार्डिंग से अपन कवर करेंगे। और फिर लास्ट में अपन इसका प्रोग्राम होता है NACP, ठीक है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग अपन सब पॉइंट कवर करेंगे। तो फिर लास्ट में मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी में यदि एड्स प्रेजेंट है तो न्यूबॉर्न में अपन उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, 1 बाय 1 अपन सब कवर करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखें एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। ये एक तरह से डिजीज है जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एक वायरस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो HIV एक वायरस है, पॉजिटिव एजेंट है, जिसकी वजह से जो डिजीज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो एड्स में मेनली क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वायरस होता है मेनली इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और इम्यून सिस्टम अपना वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम में मेनली देखें तो अपना CD4 T सेल होता है, उसके ऊपर ही अटैक करता है। CD4 T सेल का काउंट अपने कम होता है तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से अपन को अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्लस सर्टेन टाइप की कैंसर है वो भी अपन को एड्स में प्रेजेंट होती है। तो इसके कौन कौन सी कैंसर होती है वो भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें ग्लोबल HIV एपिडेमियोलॉजी, ठीक है ना, ग्लोबली देखें अपन, ठीक है। तो ग्लोबली फर्स्ट टाइम कब HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट को डिटेक्ट किया था, 1980 में फर्स्ट टाइम HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया गया था। फिर वर्ल्ड वाइड है ये एड्स है वो रैपिडली स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड पार्ट है वर्ल्ड का वो कौन सा है, सब सहारन अफ्रीका, जिसमें जैसे साउथ अफ्रीका आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, ठीक है ना, नेमीबिया आ गया, सूडान आ गया, ये सब कंट्री है ये वो सब सहारन अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे वे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। फिर अपने WHO और UN एड्स, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एड्स और WHO ने HIV एपिडेमिक को डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन किया है। इसमें 3 कैटेगरी होती है, लो लेवल एपिडेमिक्स, कंसंट्रेटेड एपिडेमिक और जनरलाइज एपिडेमिक। इसमें अपन को पता होना चाहिए प्रेवलेंस के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया, तो अपन को प्रेवलेंस का पता होना चाहिए कि कितने % प्रेवलेंस होती है, तो उसको कौन से एपिडेमिक की अपन कैटेगराइज करते हैं। यदि सब पॉपुलेशन, जो मीन्स सब पॉपुलेशन का मीन्स क्या, हाई रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन ग्रुप होता है उनमें, जैसे अपन बात करें कौन से होते हैं हाई रिस्क ग्रुप, सेक्स वर्कर हो गए, ठीक है ना, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर हो गए, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर, मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, ठीक है ना, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर हो गए, ट्रांसजेंडर पर्सन हो गए, प्रिजनर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, ट्रक ड्राइवर हो गए, सब कौन से है, हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन है, ठीक है ना। इनमें यदि प्रिवलेंस ऑफ HIV लेस देन 5% है तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लो लेवल एपिडेमिक, ठीक है ना। यदि सब ग्रुप पॉपुलेशन में HIV के प्रिवलेंस देखें अपन तो मोर देन 5% है, प्लस लेस देन 1% इन प्रेग्नेंट वुमेन, यदि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो अपन इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कंसंट्रेटेड एपिडेमिक। और थर्ड कैटेगरी कौन सी है, जिसमें मोर देन 1% प्रिवलेंस, किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है ना। यदि प्रेग्नेंट वुमेन में प्रिवलेंस HIV की प्रिवलेंस मोर देन 1% है तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, जनरलाइज एपिडेमिक बोलेंगे इसको। तो अपन को पता होना चाहिए कि लो लेवल एपिडेमिक, कंसंट्रेटेड और जनरलाइज्ड। जनरलाइज में यदि प्रेग्नेंट वुमेन में मोर देन 1% HIV प्रिवलेंस है तो उसको अपन जनरलाइज एपिडेमिक बोलेंगे। और कंसंट्रेटेड एपिडेमिक अपन कब बोलेंगे, जब सब ग्रुप में लेस देन 5% हो, नहीं, सब ग्रुप में मोर देन 5% हो और प्रेग्नेंट में लेस देन 1% हो। वो लो लेवल एपिडेमिक कब बोलेंगे अपन उसको, जब सब ग्रुप पॉपुलेशन है उसमें लेस देन 5% HIV की प्रिवलेंस हो। फिर अपन देखें ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखें, ठीक है ना, कौन से डाटा, UNAIDS 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आज दिन तक टोटल HIV से इन्फेक्टेड कितने हुए ग्लोबली देखें तो 90 मिलियन, उसमें से डेथ कितनों की हुई है, 50 मिलियन की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो अभी करंटली कितना अपने इसको सब्ट्रैक्ट करें तो टोटल 40 मिलियन आता है, तो ठीक है ना। तो अपनी करंटली अभी देखें कि पर्सन लिव विथ
HIV। तो अभी करंट देखें तो करंट कितना डाटा है 39.9 मिलियन, ठीक है ना। प्रेजेंटली अभी देखें 2023 का डाटा देखें तो 39.9 मिलियन, ठीक है ना। इसमें से अपन अडल्ट देखें कि अडल्ट कौन सा 15 या मोर देन 15 ईयर एज ग्रुप देखें तो उसमें से कितनी पॉपुलेशन है 38.6 मिलियन। और चिल्ड्रन देखें कि लेस देन 15 ईयर एज ग्रुप तो 1.4 मिलियन। इन दोनों को अपन जोड़े तो अपना टोटल अराउंड 40 मिलियन टोटल जो भी पर्सन लिविंग विथ HIV डाटा है वो अपना प्राप्त होता है अपन को। इसमें से भी अपन देखें कि 39.9 मिलियन में से भी 53% है वो वुमेन्स एंड गर्ल्स है, ठीक है ना, जिनमें HIV पॉजिटिव है। तो 47% है वो मेल में प्रेजेंट होता है, 53% वुमेन्स में प्रेजेंट है। ये 2023 के डाटा का अपन देखें तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें 2023 में न्यू इन्फेक्शन कितना हुआ HIV का। न्यू इन्फेक्शन देखें तो 1.3 मिलियन न्यू इन्फेक्शन हुआ HIV का, ठीक है ना, 2023 में। तो अपन इसको कंपेयर करें 1995 में, तो 1995 में कितना इन्फेक्शन न्यू इन्फेक्शन हुआ था 3.3 मिलियन। उसके कंपेरिजन में अभी कितना रिडक्शन हुआ है 2023 में 60% रिडक्शन हुआ है। यदि अपन इसको 2010 के डाटा से कंपेयर करें तो 2010 में कितना न्यू इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम HIV का 2.1 मिलियन। तो उसके कंपेयर करें तो कितना रिडक्शन हुआ अभी 2023 में 39% रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपन कंपेयर कर सकते हैं कि जो पहले जितना परसेंट न्यू इन्फेक्शन हो रहा था पर ईयरली HIV का उससे अभी रिड्यूस ही हुआ है, ठीक है ना। तो अभी 2023 में अपन बात करें, ठीक है ना, न्यू इन्फेक्शन की, ठीक है, तो उसमें से कितने परसेंट, ठीक है ना, टोटल कितना अपन 2023 में न्यू इन्फेक्शन हुआ 1.3 मिलियन। उसमें से गर्ल्स की बात करें, ठीक है ना, वुमेन्स और गर्ल्स कितने परसेंट अफेक्टेड भी है 44%, ठीक है। 1.3 मिलियन में से 44% है वो वुमेन्स और गर्ल्स है वो अकाउंटेड करती हैं न्यू इन्फेक्शन में। टोटल न्यू इन्फेक्शन जो 1.3 मिलियन है, ठीक है। फिर HIV रिलेटेड डेथ देखे अपन, ठीक है ना, 2023 में तो कितनी भी 6,30,000 टोटल डेथ हुई है 2023 में। इसको अपन कंपेयर करें 2004 से तो तब कितनी डेथ हुई थी 2.1 मिलियन। उसके कंपेरिजन अभी कितना रिडक्शन हो गया 69% रिडक्शन हो गया। प्लस अपन 2010 से कंपेरिजन करें तो कितना रिडक्शन हो गया डेथ में 51% रिडक्शन हो गया। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, जैसे अपन देखा कि न्यू इन्फेक्शन और डेथ का अपन कंपेयर करें 2010 और 2023 का, ठीक है ना। तो 2023 का न्यू इन्फेक्शन का देखें अपन तो 2010 से कंपेयर करें तो न्यू इन्फेक्शन में कितना रिडक्शन हुआ है 39% रिडक्शन हुआ है। और डेथ में कितना रिडक्शन हुआ है 51% रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2010 का अपन कंपेयर किया डेथ का 2023 से तो 51% रिडक्शन हुआ है। न्यू इन्फेक्शन का अपने कंपेयर किया, ठीक है, 2010 से तो कितना रिडक्शन हुआ 39% रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू द 2010। फिर अपन देखें ग्लोबल 95 स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है ना, इसके क्या टारगेट है। तो ये किसके द्वारा लेड की जाती है UN एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स हो गया, ठीक है ना। इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी क्या है कि ग्लोबल एड्स स्ट्रेटेजी है। कब तक इसका ड्यूरेशन क्या है 2021 टू 2026, ठीक है ना। इसका एम क्या है, ठीक है ना, तो अपन को TB एपिडेमिक से उसको एंड करना है कब तक बाई 2030 तक अपन को जो भी एड्स एपिडेमिक है उसको अपन को एंड कर देना। तो अपन को पता होना चाहिए कि 2030 तक इसका टारगेट है जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसमें 95 का क्या मीनिंग है कि हम जितने भी, ठीक है ना, कि 95% ऑफ पीपल विथ HIV, ठीक है ना, नो देयर स्टेटस, के जितने टोटल HIV पॉजिटिव है उसमें से 95% लोग हैं वो उनको अपना HIV का स्टेटस है वो पता होना चाहिए। और 95 लोगों को स्टेटस पता है उसमें से भी 95% पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी वो कंज्यूम करे। आउट ऑफ दो 95% जो भी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कंज्यूम करे उसमें से भी 95% पीपल में, ठीक है, एंड ART की वजह से वायरल लोड है वो बिल्कुल डिक्रीज हो रखा है या सप्रेस हो रखा है। तो ये अपना 95 टारगेट हो गया, ठीक है ना।
कि टोटल जितने भी केसेज है HIV के उसमें से 95% जो अपन कहेंगे HIV स्टेटस उनको पता होना चाहिए, उसमें से भी 95 में से, ठीक है ना, अपन देखें तो 95% ART पे होना चाहिए और उसमें से 95% में वायरल ART की वजह से वायरल लोड है वो सप्रेस या डिक्रीज होना चाहिए। प्लस क्या टारगेट था कि एनुअल नंबर ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन है, ठीक है ना, अपने अभी देखा था कि कितना था वहाँ पे 1.3 मिलियन था, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना, अमॉन्ग अडल्ट्स, ठीक है ना, विथ इन 2 लाख रेंज होती है, इसके अंडर होना चाहिए, ये टारगेट है इसका ग्लोबल 95 टारगेट है जो, ठीक है ना, ग्लोबल एड्स स्ट्रेटेजी हो गया ना 2021 टू 26, ठीक है ना, इसका है कि न्यू इन्फेक्शन रेट है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 2 lakhs, और प्लस डिस्क्रिमिनेशन है HIV की वजह से वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपन अभी देखेंगे अभी 2023 तक अपने कितना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है ना, अपना टारगेट कितना था 95 95 95, ठीक है, तो अपन फर्स्ट 95 देखे कि कितने लोग हैं जो अपन को HIV स्टेटस को उनको पता है, तो उसमें से अपना टारगेट 95 था, अपने अचीव कितना कर लिया 86%, मीन्स 34 मिलियन, टोटल कितना HIV से अफेक्टेड पर्सन है, टोटल 40 मिलियन अफेक्टेड है, जिसमें से 34 मिलियन है वो HIV स्टेटस को जानते हैं, मीन्स 86% हो गए। अपन को अचीव कितना करना है 95%, ठीक है, अपन अभी तक 86% अचीव किया है, ठीक है। इसमें से भी कितने परसेंट है जो ART का ट्रीटमेंट, ठीक है, ART ट्रीटमेंट कंज्यूम करे तो 89%, ठीक है ना, 34 मिलियन में से 30.7 मिलियन लोग हैं जो ART का ट्रीटमेंट कंज्यूम करे, मीन्स 89% हो गया, ठीक है। और उसमें से भी कितने परसेंट लोगों में ये अपने ART की वजह से वायरल सप्रेशन हुआ है, ठीक है ना, तो 30.7 मिलियन लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं ART, उसमें से भी 28.5 मिलियन लोगों में वायरल सप्रेशन हुआ है, वायरल लोड सप्रेस्ड हुआ है। तो अभी तक ये टारगेट अभी तक अचीव हुआ है कि 95 जो फर्स्ट टारगेट था उसमें से 86% अचीव हुआ है, सेकंड 95 टारगेट था उसमें से 89% अचीव हुआ है, थर्ड टारगेट था 95 इसमें से अभी तक 93% अचीव हुआ है। ये कब है 2023 तक का, ये इसका डाटा है, और अपन को ये कब तक अचीव करना है, ठीक है ना, 2030 तक अपन इसको एपिडेमिक को एंड करना है, तो वही 95 अपन को अचीव करना पड़ेगा, तो अभी तक इतना अचीव कर पाए हैं अपन इसके SDG देखे, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, तो ये इसका क्या टारगेट था, इनका मेन एम था कि एड्स एपिडेमिक है इसको एंड करना है 2030 तक, ठीक है ना, तो ये अपने जो भी UN एड्स थी, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेटेजी थी 95 95 95, उनको भी एड्स एपिडेमिक को कब तक एंड करना था 2030 तक एड्स एपिडेमिक को एंड करना है, और SDG का भी टारगेट सेम है। तो SDG देखे मेनली की फोकस एरिया कौन से थे इसमें, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स थी, की पॉपुलेशन, ठीक है ना, जैसे सेक्स वर्कर हो गए, मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, पॉपुलेशन हु इंजेक्ट द ड्रग्स एंड ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन, तो ये की पॉपुलेशन होती है जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, इनमें ये मेन फोकस एरिया थे, प्लस माइग्रेंट और चाइल्ड एज ग्रुप होता है, ये मेन इसके फोकस्ड एरिया थे, ठीक है ना, और हॉट स्पॉट रीजन विद द हाई ट्रांसमिशन, ठीक है ना, इस पर फोकस किया गया था। फिर HIV सर्विसेज से उसको इंटीग्रेट करना है किसके साथ, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ, इसके ऊपर फोकस किया गया, प्लस डोमेस्टिक फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, ठीक है, इसका सर्विलेंस फ्री में किया जाए, प्लस सस्टेनेबल द फाइनेंसिंग, तो ये मेनली एरिया थे जो SDG के थ्रू फोकस थे, जिसके थ्रू इस एरिया को फोकस करके अपन को एड्स एपिडेमिक उसको 2030 तक एंड करना है। फिर एक है ऑल इन इनिशिएटिव, ठीक है ना, ग्लोबल इनिशिएटिव टू एंड द एडोलेसेंट एड्स, ठीक है ना, एडोलेसेंट एड्स को एंड करने के लिए जो स्ट्रेटेजी थी उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल इन इनिशिएटिव, जैसे इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसका ये लोगो हो गया ऑल इन इनिशिएटिव एंड द एडोलेसेंट एड्स, ठीक है, इसमें मेन कौन से फोकस्ड एरिया थे, ठीक है ना, की एरिया कौन से थे, ये एडोलेसेंट एक्ट एज ए लीडर एंड एक्टर ऑफ द सोशल चेंजेस, के सोशल चेंजेस जो भी करने उसमें से जो उसके लिए मेन, ठीक है ना, कार्यकर्ता मेन लीडर है, ठीक है ना, और मेन लीडर या मेन जो डेमोन्स्ट्रेशन कर उसमें मेन एक्टर का काम करे, तो वो कौन सी ग्रुप होना चाहिए जिसको हम प्रिफर करें, एडोलेसेंट एज ग्रुप होना चाहिए।
प्लस डाटा कलेक्शन को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है ना। इनोवेटिव अप्रोचेस है जिससे अपन एडोलेसेंट ग्रुप तक रीच आउट कर पाए, उसको एंकरेज करना है। प्लस टू प्लेस द एडोलेसेंट HIV फैमिली ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा। तो ये मेन इसका 4 फोकस्ड एरिया थे, ऑल इन इनिशिएटिव, जिसके बेसिस पे अपन एडोलेसेंट एड्स है उसको अपन एंड करना है। फिर अपन इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखें, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो अभी तक इंडिया में देखें 2023 तक, ठीक है, तो टोटल कितने पर्सन लिविंग विद द HIV, तो अपने वर्ल्ड में कितने थे 39.9 मिलियन पॉपुलेशन थे जो अभी एड्स के साथ जी रहे। इंडिया में देखें तो कितनी पॉपुलेशन है पर्सन लिविंग विद HIV 25.44 लैक्स। इसमें से अपन अडल्ट देखें तो अडल्ट कितने हैं 24.81 लैक्स। तो वो अपने देखा था कि वर्ल्ड में कितना 38.6 था, ठीक है ना। और चिल्ड्रन एज ग्रुप देखे 0 to 14 ईयर तो कितना है 0.63 लैक्स। वर्ल्ड में कितना था 1.4 मिलियन। अपन एडल्ट HIV प्रिवलेंस देखे, ठीक है, इंडिया में क्या एडल्ट HIV प्रिवलेंस कितनी है, तो इसको बताना चाहिए कितनी 0.20%, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से अपन मेल प्रिवलेंस देखे तो 0.22% और फीमेल प्रिवलेंस देखे तो 0.18%। ये अपने एडल्ट में HIV की प्रिवलेंस होगी। अब न्यू इन्फेक्शन की बात करें अपन तो 2023 में कितने HIV से इन्फेक्टेड हुए न्यू लोग, तो 68,000। वर्ल्ड में कितना था 1.3 मिलियन था, ठीक है। तो अपन इंडिया में कितना था 68,000। और एड्स रिलेटेड डेथ देखे अपन कि 2023 में कितनी हुई एड्स की वजह से डेथ, तो 35,000 इंडिया में भी। वर्ल्ड में कितनी हुई थी अपन देखा था 6,30,000। तो ये वर्ल्ड का डाटा है और ये इंडिया का डाटा है, तो इससे अपन कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं। फिर अपन देखें इसमें एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, ठीक है, एड्स के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखें एजेंट के रिगार्डिंग। एजेंट होता है वो कौन होता है HIV वायरस होता है, ठीक है ना, जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और इस HIV वायरस के 2 टाइप होते हैं 1 और 2, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में रेस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए वो कौन सा होता है HIV-1 वायरस होता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि HIV-1 होता है वो जो मोस्ट कॉमनली अपने इंडिया में जितने भी एड्स के पेशेंट है, ठीक है ना, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है एजेंट HIV-1, ठीक है ना। तो HIV वायरस है ये एल्कोहल सॉल्वेंट्स हो गया डिटर्जेंट हो गया इनके सेंसिटिव होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस किसके रिगार्डिंग किसके अगेंस्ट होता है रेडिएशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये HIV वायरस का एजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। HIV है वायरस है जिसका यहाँ पे अपन डायग्राम देख सकते हैं कि, ठीक है ना, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जैसे GP41 GP120, ठीक है। ये P24 होता है जब विंडो पीरियड होता है, ठीक है। विंडो पीरियड में अपने एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उस टाइम विंडो पीरियड में यदि HIV को डिटेक्ट करना है, ठीक है ना, HIV इन्फेक्शन को, तो अपन किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं P24 के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। फिर अपन रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो किस में प्रेजेंट हो सकता है केसेज और कैरियर दोनों एज रिजर्व एक्ट एज ए रिजर्वर ऑफ द इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किसके बात करना है जो HIV वायरस है वो मेन कौन से अपने बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेटेड किसमें होती है ब्लड में, सीमेन में और CSF में। तो ये तीनों के फ्लूइड होते हैं जहाँ पे बॉडी के जहाँ पे, ठीक है ना, HIV वायरस मेनली प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन होस्ट फैक्टर की बात करें, ठीक है, कि कौन सा एज ग्रुप एज देखें तो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कौन सा जो HIV से अफेक्टेड होता है, तो 30 to 44 ईयर एज ग्रुप। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि 30 से 44 साल की उम्र होती है जो मोस्ट कॉमनली HIV से अफेक्टेड होती है। और इनमें HIV होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कौन सी एज ग्रुप में 30 to 40। और नेक्स्ट कौन सा एज ग्रुप होता है 15 to 29 एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 45+ ईयर एज ग्रुप और लास्ट में अंडर 15 ईयर एज ग्रुप। तो अपन को 4 एज ग्रुप हो गया कि 30 to 34 मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। सेकंड मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप कौन सा होता है 15 to 29 और थर्ड मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ग्रुप 45+ ईयर एज ग्रुप एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ग्रुप अंडर 15 ईयर एज ग्रुप। तो अपन के सीक्वेंस
का आइडिया होना चाहिए। प्लस जेंडर की बात करें, ठीक है ना, तो बोथ जेंडर अफेक्टेड होते हैं इसमें एड्स से, ठीक है ना। और हाई रिस्क ट्रांसमिशन की बात करें, ठीक है ना, तो ठीक है ना, द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन इज मोर फ्रॉम द फीमेल टू मेल टू फीमेल, ठीक है ना, कि इसमें मेल टू फीमेल होने का, एड्स होने का ज़्यादा चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द एक्सपोजर इज मोर इन फीमेल, कि फीमेल में एरिया ऑफ एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रांसमिशन वो मेल टू फीमेल होने का ज़्यादा रहता है। प्लस अपन बात करें, ठीक है ना, कि चांसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ सीमेन इज मोर देन द वेजाइनल सीक्रेशन, के सीमेन के थ्रू अपन देखा था कि ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होती है वो सीमेन, सीएसएफ और ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो सीएसएफ से ज़्यादा ट्रांसमिशन, ठीक है, सीमेन से ज़्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है विथ कंपेयर टू द वेजाइनल सीक्रेशन। अपन नेक्स्ट बात करें कि एक वेजाइनल इंटरकोर्स करते हैं, एक एनाल इंटरकोर्स है, दोनों में से किस में चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, एनाल इंटरकोर्स के थ्रू एड्स ट्रांसमिशन होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यदि और एसटीडी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अदर और प्रेजेंट है, उसके थ्रू यदि प्रेजेंट है तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी को यदि एसटीडी हो रखा है और तो एड्स का ट्रांसमिशन होने का चांसेस है वो 10 टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन में। प्लस एडोलेसेंट ग्रुप एज ग्रुप को देखें, ठीक है ना, तो इसमें ट्रांसमिशन का रिस्क है वो हायर है, ठीक है ना, कंपेयर टू द अदर ग्रुप। क्यों? बिकॉज ऑफ द थिन म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है ना, थिन म्यूकोसल लाइनिंग है तो म्यूकोसा डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस है, तो एचआईवी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होने का भी ज़्यादा चांसेस होता है इनमें। फिर अपन नेक्स्ट देखें कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है, ठीक है ना, एचआईवी इन्फेक्शन का। तो मोस्ट एफिशिएंट रूट देखे अपन, ठीक है ना, तो कौन सा होता है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। क्या मीनिंग है इसका, कि मान लो अपने ब्लड के अंदर एचआईवी वायरस प्रेजेंट है, ठीक है ना, वही अपन किसी को अदर को ब्लड है वो, ठीक है ना, उसको दूसरे किसी को डोनेट करे, ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है ना, किसी का ब्लड है जिसमें एचआईवी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उसको किसी और को उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें मोस्ट एफिशिएंट के मोस्ट कॉमनली परसेंट है कि 90 to 95% चांसेस है कि अदर पर्सन को एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो अब मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ट्रांसमिशन कौन सा है जिसके थ्रू एचआईवी या एड्स को ट्रांसमिट हो सकता है। मोस्ट कॉमन रूट की बात करें, ठीक है ना, तो वो कौन सा रूट है, सेक्सुअल रूट है, जिसमें से भी हेटेरोसेक्सुअल ज़्यादा कॉमन है देन द होमोसेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें से अपन बात करें, ठीक है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन की, सेक्सुअल ट्रांसमिशन में प्रिवलेंस कितनी है, 87%। अपन देखा ना मोस्ट कॉमन ट्रांसमिट रूट कौन सा है ट्रांसमिशन के लिए, सेक्सुअल रूट है, पर इसकी एफिकेसी कितनी है, बहुत लो है, कितनी, 0.01 to 1% एफिकेसी है सेक्सुअल रूट की, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है, तो इसकी प्रिवलेंस कितनी है, लेस देन 1%, एफिशिएंसी कितनी है, 90 to 95%, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट रूट पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है, तो कौन सा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसमें से भी अपन को पूछा कौन सा मोस्ट कॉमन है, सेक्सुअल रूट के थ्रू भी तो हेटेरोसेक्सुअल मोस्ट कॉमन है कंपेयर टू द होमोसेक्सुअल। फिर अपन शेयरिंग निडल एंड सिरिंज की बात करें तो इसकी प्रिवलेंस कितनी है, लेस देन 1%, और चांसेस कितना है, 5 to 10% एफिशिएंसी है डिजीज ट्रांसमिट होने की। और निडल स्टिक इंजरी की बात करें तो प्रिवलेंस कितनी, लेस देन 1%, और एफिशिएंसी कितनी है इस रूट की, 0.3%। प्लस अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन मदर टू चाइल्ड, ठीक है, मदर है जो एचआईवी पॉजिटिव है तो चाइल्ड में ट्रांसमिशन होने का कितना परसेंट चांसेस है, कितने परसेंट प्रिवलेंस है, और उस रूट की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो 5% प्रिवलेंस है इसकी, ये अपन को याद होना चाहिए। प्लस एफिशिएंसी देखें इस रूट की, ठीक है ना, वर्टिकल रूट की, तो कितनी है, डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो 25%, डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो 30%। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 30% है जो रूट है, जो वर्टिकल रूट है, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 30%, और इसकी प्रिवलेंस कितनी है, 5%। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं, अपन को प्रिवलेंस दो चीज़ों की याद करनी है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन की मोस्ट हाईएस्ट प्रिवलेंस होती है, ठीक है ना, डिजीज ट्रांसमिशन की कितनी, 87%, और इस रूट की एफिशिएंसी कितनी होती है, सबसे लोवेस्ट होती है,
0.01 to 1%, ठीक है ना। फिर हम ब्लड प्रोडक्ट्स, निडल एंड सिरिंज हो गया, ठीक है ना, निडल स्टिक इंजरी हो गई, इन तीनों कंडीशन की प्रिवलेंस कितनी होती है, लेस देन 1%। तो तीनों में इसे याद कर सकते हैं। फिर लास्ट में वर्टिकल की बात करें अपन, तो वर्टिकल से, ठीक है ना, तो वर्टिकल रूट को अपन कैसे याद कर सकते हैं, वर्टिकल रूट में फर्स्ट जो अपन देखे अल्फाबेट देखे तो वी लिखा जाता है, तो वी को अपन ऐसे 5 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसकी प्रिवलेंस कितनी हो गई, 5% हो गई। और इस रूट की अपन एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है ना, तो डेवलप्ड कंट्री में कितनी 25% और डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो कितनी है 30%। तो ये अपन को परसेंटेज याद होना चाहिए, जो कलरफुल हो रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, जो HIV इन्फेक्शन या एड्स से अफेक्टेड होती है, उसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप या हाई रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है ना, हाई रिस्क ग्रुप किसको बोलेंगे अपन, ठीक है ना, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर हो गए, मेल हैविंग सेक्स विद द मैन, ठीक है ना, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, ये सब कौन से है, हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है। फिर ब्रिज पॉपुलेशन की बात, हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, और इसका ये जनरल पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना। इनमें ट्रांसमिशन के लिए ब्रिज का काम कौन करती है, ब्रिज पॉपुलेशन, ठीक है ना। उस ब्रिज पॉपुलेशन के लिए अपने क्या ट्रिक बना रखी है, टिक्स, ठीक है, टिक्स बना रखी है, ठीक है ना। टिक्स होती है ना जो डिजीज ट्रांसमिट करती है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से हाई रिस्क ग्रुप से HIV इन्फेक्शन को किसमें ट्रांसमिट करते हैं, जनरल पॉपुलेशन में, ठीक है ना। उसके लिए कौन ब्रिज पॉपुलेशन का काम करता है, टिक्स। टी से क्या याद कर सकते हैं अपन, ट्रक ड्राइवर। आई से क्या याद कर सकते हैं, इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, STD इन्फेक्शन, जिनको STD इन्फेक्शन प्रेजेंट है जिनमें, वो कौन सा काम कर सकते हैं, ब्रिज पॉपुलेशन का काम करते हैं। आपने देखा था ना कि यदि किसी में STD प्रेजेंट है तो HIV इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होने का कितना % चांसेस इंक्रीज हो जाता है, 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। सी से बात करें तो क्लाइंट ऑफ द कॉमर्शियल सेक्स वर्कर, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर है वो क्या है, एक तरह से हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन है, पर जो उनके क्लाइंट होते हैं वो कौन से है, ब्रिज पॉपुलेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। और एस से अपन बात करें तो सिंगल मेल माइग्रेंट, ठीक है ना। तो ये कौन से हो गए, ब्रिज पॉपुलेशन की ट्रिक हो गई। ट्रिक्स कौन सी अपनी, टिक्स से अपन इसको याद कर सकते हैं। ये पिछले 3-4 साल से हर साल एक नीट PG में, ठीक है ना, एक फिक्स MCQ आता है कि उसमें से पूछा कौन सी हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, जिसमें ये 3 ऑप्शन दे देते हैं। एक ऑप्शन है वो ट्रक ड्राइवर या सिंगल मेल माइग्रेंट, कोई भी ऑप्शन दे देते हैं, वो ब्रिज पॉपुलेशन का एक ऑप्शन दे देते हैं। तो अपन को ये ट्रिक से याद करना है, अपन ब्रिज पॉपुलेशन को याद करेंगे तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किससे, हाई रिस्क ग्रुप से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर अपन जनरल पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है ना, जनरल पॉपुलेशन के लिए प्रॉक्सी का काम कौन करती है, ANC क्लिनिक, ठीक है ना। जो ANC क्लिनिक में जो भी, ठीक है ना, ये एंटीनेटल वुमेन होती है वो, ठीक है, उसकी प्रिवलेंस होती है वो, ठीक है ना, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं, वो एक तरह से किसका काम करती है, जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना। जनरल पॉपुलेशन में कितनी प्रिवलेंस है उसके लिए एक तरह से प्रॉक्सी इंडिकेटर का वर्क करती है, जो अपन कौन, एंटीनेटल वुमेन होगी, ठीक है ना। अपने एंटीनेटल वुमेन में प्रिवलेंस देखते हैं, उसी प्रिवलेंस को अपन जनरलाइज पॉपुलेशन में अप्लाई कर देते हैं, तो एक तरह से प्रॉक्सी इंडिकेटर होगी जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ANC क्लिनिक की बात करें, ठीक है ना, तो ये कौन सी है, कन्वर्टेड टू द सेंटिनल साइट, इसमें सैम्पलिंग किया जाता है, जिसमें 250, ठीक है ना, लास्ट टाइम कब हुआ था, 2016-17 में से, ठीक है ना, 2016 और 2017 में इसका, ठीक है, सेंटिनल सर्विलेंस हुई थी, जिसमें, ठीक है ना, इसमें ग्रुप सेंटिनल सर्विलेंस में इसकी कितनी सैंपल साइज ली गई थी, हाई रिस्क ग्रुप की 250, ब्रिज पॉपुलेशन की कितनी सैंपल साइज ली गई थी, 250, जनरल पॉपुलेशन या ANC वुमेन की कितनी ली गई थी, एंटीनेटल वुमेन की 200 की 400, ठीक है ना। तो टोटल कितनी ली गई थी सैंपल साइज, 900, ठीक है ना। इसमें बाईएनियल सर्विलेंस किया जाता है, मतलब 1 सर्विलेंस पर 2 ईयर किया जाता है, प्लस एक सर्विलेंस कितने टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ठीक है ना, 3 to 6 मंथ के लिए। ये अपना हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये एक तरह से कौन सी टाइप सर्विलेंस का टाइप है, ये सेंटिनल सर्विलेंस हो गया, ठीक है ना। जनरल पॉपुलेशन में जो अपन ANC क्लिनिक में अपन करते हैं, एंटीनेटल वुमेन में अपन सर्विलेंस करते हैं, कौन सी सर्विलेंस का टाइप है, सेंटिनल सर्विलेंस का टाइप हो गया ये अपने, ठीक है। अपने फिर इंडिया में देखें, ठीक है ना, कि HIV एपिडेमिक्स का क्या पैटर्न रहता है, ठीक है ना। तो एपिडेमिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, हाई रिस्क ग्रुप से।
हाई रिस्क ग्रुप में अपन बात करें तो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर आ गए, ठीक है ना, CSW हो गए, होमोसेक्सुअल हो गए, IV ड्रग यूजर हो गए, ये सब हाई रिस्क ग्रुप हो गए, ठीक है ना। इससे डिजीज किस में ट्रांसमिट होता है, HIV इन्फेक्शन ब्रिज पॉपुलेशन में। ब्रिज पॉपुलेशन के लिए अपनी क्या ट्रिक थी, टिक्स, ठीक है ना, टिक्स अपनी ट्रिक थी। T से क्या हो गया, ट्रक ड्राइवर, I से क्या हो गया, STD इन्फेक्शन हो गया, STI हो गया, C से क्या हो गया, क्लाइंट ऑफ द कॉमर्शियल सेक्स वर्कर हो गए, S से क्या हो गया, सिंगल मेल माइग्रेंट पॉपुलेशन होगी। तो ये इस एप्लीकेशन, ये इस टाइप के एपिडेमिक को अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एपिडेमिक। जो अपने शुरू में डिफाइन किया था, कंसंट्रेटेड एपिडेमिक का क्या होता है कि जिसकी सब ग्रुप पॉपुलेशन है, हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन है, उसमें प्रिवलेंस कितनी होती है, मोर देन 5%, प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें प्रिवलेंस कितनी होनी चाहिए, HIV लेस देन 1%। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जिसमें अपन प्रेग्नेंट फीमेल एक्ट एज ए प्रोक्सी इंडिकेटर, ठीक है ना। जनरल पॉपुलेशन के लिए प्रोक्सी इंडिकेटर का काम कौन करती है, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है ना। उनमें अपन सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं आफ्टर टेकिंग द इन्फॉर्म कंसेंट, लेने के बाद में सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं, और जो इनकी प्रिवलेंस आती है उसी को अपन अप्लाई किस पे करते हैं, जनरल पॉपुलेशन में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी इंडिकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखें अपन कि WHO के, ठीक है ना, WHO ने HIV के स्टेज को, ठीक है ना, क्लिनिकल स्टेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अपन स्टेज फर्स्ट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक फेज, जिसमें कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट होता है तो सिर्फ लिम्फ एडिनोपैथी है, वो जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और विंडो पीरियड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन एक बार स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन अपनी बॉडी में स्टार्ट होता है, उसके पहले के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। ये कब होता है कि 12, ठीक है ना, HIV 2 से 12 वीक आफ्टर द HIV इन्फेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है कि HIV प्रेजेंट होता है, HIV का इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, पर एंटीबॉडी को अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते, एंटीबॉडी टेस्ट करते तो वो नेगेटिव आती है, ठीक है ना। तो इसको अपन विंडो पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विंडो पीरियड में HIV इन्फेक्शन को P24 एंटीजन होता है, इसको अपन टेस्ट करते हैं, यदि पॉजिटिव होता है तो अपन ये बोलते हैं कि इस टाइम पे अपन और किसी एंटीबॉडी वगैरह को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो P24 एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं तो ये HIV इन्फेक्शन अभी तक विंडो पीरियड में प्रेजेंट है, तो इससे अपन इसको विंडो पीरियड में HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो स्टेज 2 की बात करें तो इसमें माइल्ड डिजीज प्रेजेंट होता है, प्लस वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, कितना परसेंट, टोटल बॉडी वेट का 5 to 10% वेट लॉस हो जाता है, प्लस सोर या क्रैक्स अराउंड द लिप, ठीक है ना। हर्पी जोस्टर का इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो रिकरेंटली हो जाता है, ठीक है ना, रिपीटेडली होता रहता है, प्लस माउथ अल्सर है वो भी रिकरेंट टाइप की माउथ अल्सर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये सब सिम्टम प्रेजेंट है तो स्टेज 2 HIV इन्फेक्शन। फिर अपन स्टेज 3 की बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है, मॉडरेट डिजीज, इसमें वेट लॉस वो मोर देन 10% हो जाता है टोटल बॉडी वेट का, ओरल थ्रेश हो जाता है, ठीक है ना, कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो जाता है, प्लस, ठीक है ना, OHL ओरल हेरी ड्यूकोप्लेकिया हो जाता है, ठीक है ना, TB का यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन हो सकता है, प्लस क्रोनिक डायरिया और अनएक्सप्लेन फीवर प्रेजेंट है। इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि दोनों कंडीशन मोर देन 1 मंथ से प्रेजेंट है, ठीक है ना, कि डायरिया है जो 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया प्रेजेंट है, प्लस फीवर है जिसको कोई भी कोज फाइंड आउट नहीं हुआ है 1 महीने से। तो ये दोनों कंडीशन ये स्टेज 3 HIV इन्फेक्शन के स्टेज 3 में प्रेजेंट होती है। फिर अपन स्टेज 4 की बात करें, ठीक है ना, तो स्टेज 4 को अपन क्या बोलते हैं, एड्स, ठीक है ना, जो मोस्ट लास्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी होने के चांस हो जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, CD4 काउंट पे करता है, ठीक है ना। यदि CD4 काउंट है वो लेस देन 50 है तो उस टाइम पे कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, डिसेमिनेटेड मैक इन्फेक्शन हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है, CMV रेटिनाइटिस हो सकता है, और CNS लिम्फोमा हो सकता है, ठीक है ना। अपने बात करें कैंसर कौन कौन सी मैलिग्नेंसी होगी, तो एक होगी CNS लिम्फोमा होगी। तो ये चारों कंडीशन होती है, ये कब प्रेजेंट होती है, जब CD4 काउंट है वो लेस देन 50% है। अपन बात करें CD4 काउंट यदि लेस देन 200 हो जाए
उस टाइम कौन से इन्फेक्शन होने के मोस्ट कॉमनली चांसेस है, ठीक है ना, न्यूमोसिस्टोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस और कोक्सीडियोमाइकोसिस और क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, ये सब, ठीक है ना। पीटीसी कब होने का चांसेस रहता है, जब अपने ये CD4 काउंट है वो लेस देन 200 हो जाए, और लेस देन 500 हो जाए, ठीक है ना। लेस देन 500 की कंडीशन में कौन से इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, वेजाइनल कैंडिडियासिस, हेरी ल्यूकोप्लेकिया और कापोसी सार्कोमा, ठीक है ना। तो अपन मैलिग्नेंसी की बात की कौन सी, एक तो CNS लिम्फोमा हो सकती है इसमें, और कापोसी सार्कोमा हो सकता है, ठीक है। कापोसी सार्कोमा कब हो सकता है, जब CD4 काउंट लेस देन 500 है, उस टाइम इसकी होने के रिस्क है, वो चांसेस अब इंक्रीज हो जाएंगे। यदि CD4 काउंट लेस देन 50 है, उस कंडीशन में CNS लिम्फोमा होने के भी चांसेस अब इंक्रीज हो जाएंगे। तो अपने अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी है, ये मोस्ट कॉमनली CD4 काउंट पे डिपेंड करती है, कि जैसे जैसे CD4 काउंट कम हो गया और कम होता जाएगा तो अपनी इम्यूनिटी और वीक होती जाएगी, तो और ज़्यादा सीरियस टाइप पे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। यदि किसी पेशेंट को, यदि किसी पीपल को HIV है, ठीक है ना, पीपल विद HIV, तो अपन उसमें तुरंत ART स्टार्ट कर देते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट। पहले अपन काफ़ी समय पहले अपन CD4 काउंट देखते थे, उसके बेसिस पे अपन ART स्टार्ट करते थे। आजकल क्या है, जिसमें किसी में भी यदि HIV पॉजिटिव आ जाता है तो अपन CD4 काउंट को देखते नहीं, सीधा ART का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन देखे, ठीक है ना, इंडिया में किसी को HIV है, किसी पर्सन को, उसमें मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है इंडिया में, TB, ठीक है। कैंडिडा से भी ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन कौन सा, TB, इंडिया की बात करें तो, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन को डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जिसमें HIV है उसके लिए, उसमें डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है इंडिया में, TB का इन्फेक्शन है, ठीक है ना। और वर्ल्ड की बात करें, ठीक है ना, तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा है, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकाई, ठीक है ना। तो ये अपन को बताना चाहिए कि इंडिया में TB मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है इन पीपल लिविंग विथ HIV, और वर्ल्ड की बात करें तो न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकाई हो गया। फिर अपन कवर करेंगे NACP को, ठीक है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, की HIV इन्फेक्शन एड्स है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम रनिंग है, उसको अपन क्या बोलते हैं, NACP, ठीक है ना। तो एक होता है NACO जो इस प्रोग्राम को रन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। तो नाको ने फॉर्मुलेट किया है और किस रन कर रही है, किसको, NACP को रन ये करता है, ऑर्गेनाइजेशन ये रन करता है। जैसे अपन देखें, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक है ना। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता था, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस स्प्रेड आउट की जाए और उसके एपिडेमिक को कंट्रोल कर सके, उसके स्प्रेड आउट को, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब उसमें अपन इसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। इसके लोगों की बात करें, ठीक है ना, नाकों के, तो ये नाकों के ऊपर रेड कलर की रिबन प्रेजेंट होती है, जो क्या इंडिकेट करती है, अवेयरनेस अगेंस्ट द एड्स, ठीक है ना, HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस को स्प्रेड करती है, जो ये रिबन प्रेजेंट होती है, रेड कलर की रिबन, ठीक है, नाको मार्क के ऊपर। फिर अपन प्रोग्राम के हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करें तो, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट केस कब डिटेक्ट किया गया था, 1986 में, और वर्ल्ड में कब किया गया था, 1980 में। और इंडिया में फर्स्ट केस कहाँ पे आया था, चेन्नई में, ठीक है ना, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, तमिलनाडु में। अभी तक इस प्रोग्राम के टोटल 5 फेज है आ चुके हैं। तो अभी अभी कौन सा प्रेजेंट पे रनिंग है, फेज 5 रनिंग है। इससे पहले टोटल फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, 4 फेज आ चुके हैं। जिसकी अपन बात करें, फर्स्ट फेज कब आया था, 1992 1999 के बीच में, ठीक है। इसमें इसका क्या मेन फोकस था, मेजर एक्टिविटी क्या थी इस फेज 1 में, ठीक है ना, अपन को स्प्रेड आउट को स्लो डाउन करना है, प्लस सर्विलेंस को स्टेबलाइज करना है, और ब्लड सेफ्टी को प्रॉपरली करना है, ठीक है ना, कि ब्लड के थ्रू HIV का ट्रांसमिशन बिल्कुल मिनिमाइज करना है। ये सब अपन फेज 1 में टारगेट था। फेज 2 की बात करें अपन, जो कब आया था, 1999 से 2006 में। इसमें टारगेट इंटरवेंशन के, हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन है, इसमें अपन क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं, जैसे
कॉमर्शियल सेक्स वर्कर उनको कंडोम सप्लाई हो गया, या आईवी ड्रग यूजर उसमें ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी हो गया, ठीक है। प्लस प्रिवेंटिव सर्विसेज को अपन को एक्सपांड करना है। अपन फेज 3 की बात करें जो 2007 से 2012 के बीच में आया था 5 ईयर के लिए, उसको किसके साथ कन्वर्जेंस किया गया था अपने इस प्रोग्राम को, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ। इसमें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, इसको स्केल अप किया गया, प्लस डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन केयर यूनिट है उसको स्टेबलाइज किया गया था। प्लस अपन फेज 4 की बात करें तो कब आया था 2012 से 17 तक, फिर इसको एक्सटेंड कर लिया गया 2021 तक। इसमें मेन फोकस क्या था कि स्टिग्मा को अपन को रिड्यूस करना है, केयर एंड सपोर्ट करना है, ठीक है ना, PLWH को, ठीक है, पेशेंट लिविंग विद HIV, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है। फिर अपन बात करें NACP 5 की जो भी प्रेजेंट में रनिंग है, जो कब से 2021 से 2026 के बीच में 5 ईयर के लिए प्लान था, जो भी रनिंग प्रोग्राम है, जिसमें ठीक है ना UNAIDS के 95-95 स्ट्रेटेजी थी, उसको फॉलो किया गया था, ठीक है ना, उसको अचीव करना है। तो 95-95 क्या स्ट्रेटेजी थी कि जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है ना, HIV जिनमें हो रखा है उनमें से 95% पॉपुलेशन है वो जिनको अपने HIV स्टेटस के बारे में पता हो, उसमें से भी 95% है वो ART हो, और उसमें आउट ऑफ 95 ऑन ART जिसमें भी 95 है जिसमें वायरल लोड है वो सप्रेस्ड हो। प्लस इसमें क्या टारगेट है NACP 5 में कि डोमेस्टिक फंडिंग 100% हो प्रोग्राम के लिए, प्लस पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है एड्स का, उसको अपन को एलिमिनेट करना है। ये सब किसके पार्ट है NACP 5 के, जो भी प्रेजेंट में रनिंग है। तो अपन इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत और डिटेल में देखें NACP 5 के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो अपन को एनुअल न्यू इन्फेक्शन है उसको अपन को कितना रिड्यूस करना है, 80% से रिड्यूस करना है। और अपन देखा है कि अपन 2023 के अपन डाटा के अकॉर्डिंग देखा था कि एनुअल इन्फेक्शन कितना था HIV का 68,000, ठीक है। और रिड्यूस द एड्स से रिलेटेड मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस कितना करना है 80%। 2023 में डेथ कितनी हुई थी, ठीक है ना, एड्स की वजह से 35,000 ये अपन देखा था, ठीक है। तो इसको भी 80% से रिड्यूस करना अपन को, ठीक है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, HIV सिफिलिस इसको भी अपन को रिड्यूस करना है। और मैटरनल टू न्यूनेटल यदि HIV ट्रांसमिशन है उसको भी अपन को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। प्लस ठीक है ना, और प्रमोट करना अपन को यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्वालिटी STI या RTI सर्विसेज है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है इसके लिए किट वगैरह अवेलेबल होती है, इसको अपन को प्रमोट करना है ताकि अपने STI को प्रिवेंट कर सके। STI की वजह से एड्स का ट्रांसमिशन है वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो इसको अपन को STI को प्रिवेंट करना है, ठीक। प्लस एलिमिनेट करना है अपन को HIV रिलेटेड स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव थे NACP 5 फेज के। अब NACP में कौन कौन से इंडिकेटर इंक्लूड किए गए थे, ठीक है ना, इंसिडेंस प्रिवलेंस रेशियो, ठीक है। इंसिडेंस क्या होता है, नंबर ऑफ द न्यू केसेस, प्रिवलेंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द प्रिवलेंट केसेस, इसका रेशियो है वो, उसका क्या अपन टारगेट क्या था कि टारगेट है वो लेस देन 3 होना चाहिए, ठीक है। प्लस इंसिडेंस मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है ना, इंसिडेंस को अपन 80% रिड्यूस करना है और मोर्टेलिटी को भी अपन को 80% रिड्यूस करना है। अदर ऑपरेशनल इंडिकेटर की बात करें, ठीक है ना, तो कितने परसेंट ANC है जिसमें HIV प्रेजेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, वो रिड्यूस करना है। और हाई रिस्क ग्रुप कितने हैं, ठीक है ना, विथ HIV, ठीक है ना, उनमें हाई रिस्क ग्रुप में कितने लोगों में HIV प्रेजेंट है, तो उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। ये सब है जो NACP के मेन इंडिकेटर्स है NACP फेज 5 के। फिर अपन NACP का अपन देखें, ठीक है ना, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कवर होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंदर में आता है। इसको रन कौन करता है, नाको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कौन, फिर अपन, ठीक है ना, नाको हो गया। फिर स्टेट में बात करें, ठीक है ना, तो स्टेट के लेवल पे स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स यूनिट हो गई, ठीक है ना, तो DAPCU हो गया। फिर उसके अंडर में क्या कवर आता है, ICTC हो गया, ART सेंटर हो गया, ब्लड बैंक हो गया और टारगेट इंटरवेंशन हो गया, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में 4 पॉइंट कवर आते हैं जो अपन देखेंगे आगे जाके।
सबसे पहले अपन क्या कवर करेंगे, ICTC सेंटर। ये क्या होता है, फुल फॉर्म देखें ICTC की, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है और काउंसलिंग भी होती है HIV इन्फेक्शन के रिगार्डिंग। तो उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, हायरार्की के अकॉर्डिंग लेवल में। सबसे पहले अपन हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट करें तो वहाँ पे कौन सी टाइप का होता है ICTC सेंटर, स्टैंड एलोन ICTC सेंटर, ठीक है ना। जो स्पेशल लैब इन सिटीज हाई बर्डन एरिया होता है, जहाँ पे स्टैंड एलोन ICTC सेंटर प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर अपन बात करें फैसिलिटी इंटीग्रेटेड ICTC, मोस्ट कॉमन पार्ट है इसका। तो यहाँ पे बात करें अपन ICTC डेजिग्नेटेड एरिया इन लैब एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव, कहाँ पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो अपन जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया या CSC हो गई, ये सब हो गया, या विलेज लेवल पे PSC हो गई, ठीक है ना, PSC 24/7 और PSC हो गई, ये दोनों इसमें विलेज लेवल पे कवर हो गई, ठीक है ना। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CSC कवर होगी। ये सब यहाँ पे सब ICTC होती है। कौन सी टाइप की होती है, फैसिलिटी इंटीग्रेटेड ICTC। फिर अपन बात करें नेक्स्ट मोबाइल ICTC की, ठीक है ना, और लो बर्डन एरिया में। तो ये कम्युनिटीज़ में, कम्युनिटी लेवल पे प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल ICTC, ठीक है ना। तो ये अपने ICTC के सेंटर के अपने हायरार्की होगी। हायर लेवल पे, सबसे हायर लेवल पे स्टैंड अलोन, फिर फैसिलिटी इंटीग्रेटेड ICTC, और फिर लोवेस्ट लेवल पे जहाँ कम्युनिटी लेवल पे होती है वहाँ पे कौन सी होती है, मोबाइल ICTC, ठीक है। फिर अपन बात करें मॉडल ऑफ द HIV ट्रीटमेंट सर्विसेज, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ठीक है ना, अपने डायग्राम बना रखा है कि सबसे, ठीक है ना, ऑल ART सेंटर में, ठीक है ना, सबसे अपने देखे जैसे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल या CSC लेवल पे क्या प्रेजेंट होता है, लिंक ART सेंटर और ART प्लस सेंटर, LAC प्लस सेंटर हो गया। LAC क्या मतलब है, लिंक ART सेंटर प्लस सेंटर, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल और CSC पे क्या प्रेजेंट होता है, लिंक ART सेंटर एंड LAC प्लस सेंटर। और अपने मेडिकल कॉलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो वहाँ पे क्या था, ART सेंटर होता है। फिर स्टेट सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेज लेवल पे देखें तो वहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ART प्लस। तो इनमें इसका क्या रोल होता है, इसके रिगार्डिंग अपन यहाँ देखेंगे कि हर ART सेंटर पे फर्स्ट लाइन ART प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। और लिंक ART एंड LAC प्लस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ART प्लस मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। अपन को बताना चाहिए कि लिंक ART एंड LAC प्लस सेंटर, ठीक है ना, जैसे ये थे अपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, फर्स्ट लाइन ART प्लस मॉनिटरिंग, ठीक है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ART प्लस सेंटर, ठीक है, जो अपने हाईएस्ट लेवल थे ट्राइंगल के, वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, सेकंड लाइन ART प्रोवाइड की जाती है। मान लो किसी को फर्स्ट लाइन ART से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या उसको कॉम्प्लायंस लो है, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं, सेकंड लाइन ART। वो कहाँ पे सप्लाई होती है, कहाँ पे दी जाती है, हाईएस्ट लेवल पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ART प्लस सेंट्रल। तो अपन को ये, ठीक है ना, सर्विसेज जो मॉडल है ART का उसका क्या रोल होता है, तो ये अपन इसके रिगार्डिंग अपने देख लिया। फिर अपन देखे कि अपन ने बात की थी NACP की, ठीक है ना, तो उसमें टारगेट इंटरवेंशन आया था, ठीक है ना, TI का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है ना, कुछ इंटरवेंशन होता है जो प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, हाई रिस्क पॉपुलेशन को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कौन कौन से इंटरवेंशन होते हैं उसकी बात करें, जैसे कंडोम सप्लाई हो गया, ठीक है, मेल कंडोम, इसको निरोध बोलते हैं, फीमेल कंडोम, ठीक है ना, तो सेक्स वर्कर करते हैं उनको, प्लस रेड रिबन एक्सप्रेस जो टू, ठीक है ना, स्पीड HIV अवेयरनेस को, ठीक है, के HIV अवेयरनेस के लिए अपन रेड रिबन एक्सप्रेस करते हैं। फिर इन IV ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। लिंक वर्कर स्कीम है जिसमें क्या होता है, ठीक है ना, वॉलेंट्री वर्कर मैनेज एज ए केस ऑफ द HIV, ठीक है ना, अपन को अवेयरनेस स्प्रेड आउट करनी है, ठीक है, प्लस ART को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सब हो गया टारगेट इंटरवेंशन, जो किसमें करते हैं अपन, हाई रिस्क ग्रुप में करते हैं। और अपन देखें, ठीक है ना, सेफ ब्लड प्रैक्टिस, ठीक है ना, सभी ब्लड और ऑल ब्लड रिलेटेड प्रोग्राम है उन सबकी, और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट है उन सबकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब अपना हो गया टारगेट इंटरवेंशन का उधर कवर हो गया, ठीक है ना, कि इसमें अपन को हाई रिस्क पॉपुलेशन को कुछ इंटरवेंशन वो प्रोवाइड करना, जैसे कंडोम हो गया, अवेयरनेस उनमें
अवेयरनेस स्प्रेड आउट करनी है, प्लस ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है ना, ART डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और सेफ ब्लड प्रोडक्ट जैसे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से उसके रिगार्डिंग अपन को पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि किसी में कोई भी यदि ब्लड प्रोडक्ट में इन्फेक्शन है तो उसको अपन तुरंत डिस्कार्ड कर सके। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे कि इस जो भी अपना NACPS की ब्रॉड स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है ना। तो क्या स्ट्रेटेजी है इसकी मेन, PTPTT, प्रिवेंट टेस्ट एंड ट्रीट, ठीक है ना। तो ये अपने HIV इन्फेक्शन की प्रिवेंट ट्रीट एंड टेस्ट की प्रिवेंट टेस्ट और ट्रीट, ठीक है ना। पहले प्रिवेंट करना है, फिर टेस्टिंग करनी है, पॉजिटिव आता है तो ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो अपन TB में बात करें, TB में स्ट्रेटेजी थी, उसका क्या नाम था, DTPB, डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट और बिल्ड, ठीक है। तो अपन को दोनों का पता होना चाहिए कि जो HIV एड्स के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो कौन सी, PTT है, प्रिवेंट टेस्ट और ट्रीट, और जो TB के लिए थी वो कौन सी थी, डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट एंड बिल्ड, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर अपन HIV सर्विलेंस की बात करें तो HIV के लिए कौन सी टाइप की सर्विलेंस की जाती है, सेंटिनल सर्विलेंस की जाती है। इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, मिसिंग केसेस है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे अपन ब्रिज पॉपुलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रिज पॉपुलेशन कौन सी होती है, टिक्स, ठीक है ना, अपन ट्रिक बनाई थी ना, टिक्स मीन, T मीन्स ट्रक ड्राइवर, I मीन्स STI इन्फेक्शन, C मीन्स क्लाइंट ऑफ द कॉमर्शियल सेक्स वर्कर, S मीन्स सिंगल मेल माइग्रेंट, ठीक है ना। तो ये ब्रिज पॉपुलेशन हो गई, तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो HIV के केसेस है उसका नोटिफिकेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रिवलेंस का अपन आइडिया लगा सकते हैं कि प्रिवलेंस ऑफ द HIV केसेस की प्रिवलेंस कितनी है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को अपन आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें सेंटिनल सर्विलेंस के थ्रू अपन ये सब पता कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है, पर्पस होता है अपना, ठीक है। तो इसमें अपन, ठीक है ना, तो सेंटिनल सर्विलेंस की गई थी, ठीक है। तो हाई रिस्क ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन ली गई थी, सैंपल साइज 250, और ब्रिज पॉपुलेशन की कितनी ली गई थी, 250, और जनरल पॉपुलेशन की कितनी ली गई थी, सैंपल साइज 400, टोटल कितनी पॉपुलेशन सैंपल साइज हो गई थी सेंटिनल सर्विलेंस के लिए 900, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था, ठीक है ना, हाई रिस्क ग्रुप कौन से है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर हो गए, मेल हैविंग सेक्स विद मेल, इंजेक्टेबल ड्रग्स एब्यूजर हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, प्लस अपन ब्रिज पॉपुलेशन की बात करें तो अपने टिक्स ट्रिक हो गई, ठीक है ना, T से ट्रक ड्राइवर, I से STI हो गया, ठीक है ना, C से क्लाइंट ऑफ द कॉमर्शियल सेक्स वर्कर हो गए, S से सिंगल मेल माइग्रेंट हो गए। फिर अपन जनरल पॉपुलेशन में करें तो जनरल पॉपुलेशन के लिए अपन प्रॉक्सी इंडिकेटर का काम कौन करती है, ठीक है ना, एंटीनेटल वुमेन्स करती है, ठीक है ना। अब एंटीनेटल वुमेन्स में हम प्रिवलेंस आइडेंटिफाई करते हैं, जो एज है जनरल पॉपुलेशन का, उनकी प्रिवलेंस है वो जनरल पॉपुलेशन की प्रिवलेंस का काम करती है, ठीक है ना। अपन बात करें अभी करंटली एंटीनेटल वुमेन में HIV की प्रिवलेंस कितनी है, 0.22%, ठीक है ना। तो ये अपन बताना चाहिए, तो ये अपन एज ए प्रॉक्सी इंडिकेटर मान के जनरल पॉपुलेशन बता सकते हैं कि जनरल पॉपुलेशन की प्रिवलेंस कितनी है, 0.22%। फिर अपन देखें स्क्रीनिंग ऑफ HIV कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ट्रिपल टेस्टिंग करते हैं इसमें, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ERS बैटरी, E का क्या मतलब एलाइजा, R का मतलब रैपिड, S का क्या मतलब है स्पॉट टेस्ट या सैंपल टेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने 3 टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है ना, अपने 3 स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करते हैं इसमें, स्ट्रेटेजी 1, 2 और 3, ठीक है ना। यदि ब्लड डोनेशन हो रहा है, ठीक है ना, टारगेट ग्रुप ब्लड डोनेशन है, ठीक है ना, ब्लड डोनेशन के टाइम हम कितने टेस्ट करते हैं, 1 टेस्ट करते हैं आउट ऑफ 3, ठीक है ना। यदि सैंपल है वो HIV नेगेटिव आता है, ठीक है ना, तो अपन सैंपल को, यदि HIV अपन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, HIV नेगेटिव इफ नॉन रिएक्टिव होता है तो उस कंडीशन में अपन सैंपल को डिक्लेयर कर देते हैं कि इस सैंपल को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि अपन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, वो रिएक्टिव प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, रिएक्टिव होती है तो उस कंडीशन में अपन सैंपल को डिस्कार्ड कर देते हैं, फर्दर टेस्टिंग का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, उस सैंपल यूजेबल नहीं है इसमें, उसको अपन को तुरंत डिस्कार्ड कर देना है। यदि कोई सिम्टोमेटिक पर्सन है, ठीक है ना, सिम्टोमेटिक पर्सन अपन कैसे याद कर सकते हैं, S से सेकंड याद कर सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड से 2 याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिम्टोमेटिक पर्सन में आपने कितनी टेस्टिंग करनी है, 2 टेस्टिंग करनी आउट ऑफ 3। यदि दोनों टेस्ट रिएक्टिव आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, HIV पॉजिटिव। फर्स्ट टेस्ट रिएक्टिव होता है, सेकंड टेस्ट नॉन रिएक्टिव होता है तो अपन क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना।
इस कंडीशन में अपन को रीटेस्ट करना होता है आफ्टर 2 to 4 वीक, ठीक है ना, वापस रिपीट करना होता है 2 से 4 वीक के बाद टेस्ट को। यदि असिम्टोमेटिक पर्सन है उस कंडीशन में अपन को 3 out of 3 टेस्ट, जो भी अपने 3 ट्रिपल टेस्ट थे स्क्रीनिंग के लिए, 3 out of 3 टेस्ट अपन को अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है ना। यदि तीनों के तीनों पॉजिटिव टेस्ट है वो पॉजिटिव आए तो अपन क्या बोलेंगे, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है ना। यदि फर्स्ट टेस्ट रिएक्टिव हो जाए, सेकंड नॉन रिएक्टिव हो जाए, उस कंडीशन को अपन नेगेटिव बोल देंगे। फर्स्ट 2 टेस्ट रिएक्टिव हो जाए, थर्ड टेस्ट नॉन रिएक्टिव हो जाए तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट टेस्ट। उसको अपन को वापस रिपीट करना है टेस्ट को 2 to 4 वीक के बाद। तो ये अपना हो गया कि 3 टेस्ट में क्या 3 के 3 आ गए टेस्ट पॉजिटिव, तो मीन्स HIV पॉजिटिव है। फर्स्ट टेस्ट रिएक्टिव है, सेकंड टेस्ट नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में HIV नेगेटिव हो गया, और फर्स्ट 2 टेस्ट रिएक्टिव हो गया, और थर्ड, ठीक है ना, थर्ड टेस्ट है वो नॉन रिएक्टिव। इस कंडीशन में क्या है, इनडिटरमिनेट कंडीशन है, उस कंडीशन में हमको टेस्ट को वापस रिपीट करना है। फिर अपन देखें एक ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट टेस्टिंग होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ऑप्ट इन टेस्टिंग की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें पेशेंट का क्या रोल होता है, टेस्ट देन ओनली इफ द पेशेंट एग्री आफ्टर द काउंसलिंग। अपन उसको काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट यदि एग्री होता है, कंसेंट देता है, तो ये अपन आगे टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कंसेंट कौन सी होती है, रिटर्न कंसेंट होती है, ठीक है ना। और कौन सी कंडीशन में यूज कर देता है, इसमें अपन वॉलंटरी काउंसलिंग करते हैं एट द टेस्टिंग सेंटर पे। तो ये हो गया ऑप्ट इन, ठीक है। पेशेंट खुद टेस्टिंग के अंदर ऑप्ट इन मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी इच्छा से, तो ही पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ऑप्ट आउट टेस्टिंग की बात करें, ठीक है ना, तो WHO और CDC, ठीक है ना, तो ये दोनों ये रिकमेंडेड करता है कौन सी टेस्टिंग को, ऑप्ट आउट टेस्टिंग। इसमें पेशेंट का क्या रोल होता है, ठीक है ना। HIV टेस्ट इज रूटीनली ऑफर टू द पेशेंट, ठीक है, आफ्टर द इन्फॉर्मिंग। उसको इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको मैंने ऑफर कर दिया, ठीक है, that the testing is normal part of the medical care, but the patient has the right to decline or refer the test. If the patient does not refuse, the consent is assume, ठीक है ना, एज ए कंज्यूम। उसको अपन को यदि रिफ्यूज नहीं करता है तो अपन उसको एज्यूम करते हैं कि हाँ उसकी कंसेंट है, और अपन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन कंसेंट होती है, ठीक है ना, उसको अपन एज्यूम करते हैं अनलेस द पेशेंट डिक्लाइन। यदि पेशेंट को अपन इन्फॉर्म करते हैं वो डिक्लाइन नहीं करते, ठीक है ना, तो क्या अपन नॉर्मल मेडिकल टेस्टिंग के लिए आपको ये टेस्ट करने हैं, तो इसमें से एक टेस्ट HIV का भी टेस्ट है, ठीक है ना। तो पेशेंट उस चीज़ को डिक्लाइन नहीं करता है तो अपन उस टेस्ट को परफॉर्म कर देते हैं, अपन कंसेंट को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक है ना, रूटीन हेल्थ सेटिंग में, जैसे ANC हो गया, TB पेशेंट हो गया, STI क्लिनिक हो गया, इन सब कंडीशन में। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द सेंटिनल सर्विलेंस, ठीक है ना, सेंटिनल सर्विलेंस का जो डाटा है उसके बेस पे HIV प्रिवलेंस से अडल्ट पॉपुलेशन को उसके कितने पार्ट में 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया स्टेट वाइज, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रुप कौन सा, हाई प्रिवलेंस ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप कौन सा हो गया, मॉडरेट प्रिवलेंस। थर्ड ग्रुप कौन सा हो गया, लो प्रिवलेंस। हाई प्रिवलेंस ग्रुप के ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेट हो गए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, ये सब कौन से हाई प्रिवलेंस स्टेट हो गए। यहाँ पे हाई प्रिवलेंस स्टेट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे हाई रिस्क ग्रुप की प्रिवलेंस है वो कितनी है, मोर देन 5%, और एंटीनेटल क्लिनिक की प्रिवलेंस है वो कितनी है, मोर देन 1%। इसको अपन बोलेंगे हाई प्रिवलेंस एरिया, ठीक है। मॉडरेट प्रिवलेंस अपन स्टेट की बात करें, ग्रुप 2 हो गया, गुजरात, गोवा और पौंडीचेरी, जहाँ पे हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन में कितनी प्रिवलेंस है, मोर देन 5%, और एंटीनेटल क्लिनिक में कितनी है, लेस देन 1%। इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट प्रिवलेंस ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करें लो प्रिवलेंस एरिया, ठीक है ना, रिमेनिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो इसमें अपन बात करें तो ये अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 3, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं लो प्रिवलेंस ग्रुप, जिसमें बाकी सब के सब स्टेट है वो इसमें लो प्रिवलेंस एरिया में आते हैं। इसमें प्रिवलेंस कितनी होती है, हाई रिस्क ग्रुप की लेस देन 5% और एंटीनेटल क्लिनिक की भी लेस देन 1%। तो अपन को लो प्रिवलेंस में दोनों की प्रिवलेंस है वो लेस देन 5 लेस देन 1। मॉडरेट में क्या होगा, हाई रिस्क पॉपुलेशन की प्रिवलेंस है मोर देन 5 और एंटीनेटल क्लिनिक की प्रिवलेंस है वो लेस देन 1, और हाई प्रिवलेंस में दोनों है वो हाई रिस्क में मोर देन 5 और एंटीनेटल क्लिनिक में मोर देन 1। तो अपन इसे स्टेप बाय स्टेप
इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सेंटिनल सर्वेलेंस का डाटा था, उसके बेसिस पे अपन को, ठीक है ना, उसका यूज करके अपन, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द एपिडेमियोलॉजिकल एंड वल्नरेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना, इसमें अपन कौन सा डाटा यूज करते हैं, सेंटिनल सर्विलेंस का। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर के डाटा को अपन यूज करके डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी हो गया इसमें अपने। ठीक है, कैटेगरी ए की बात करें तो इसमें अपने कैटेगरी ए में जहाँ पे ANC या पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, HIV की प्रिवलेंस की बात करें तो कितनी है, मोर देन 1%। ठीक है ना, मोर देन 1%, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, कौन से टाइम में, एनी साइट, डिस्ट्रिक्ट के किसी भी पार्ट में इन लास्ट 3 ईयर में। ठीक है ना, यदि ANC या PTCT की प्रिवलेंस मोर देन 1% है तो अपन कौन से बोलेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को, कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है ना, तो लेस देन 1% ANC या PTCT प्रिवलेंस इन द ऑल साइट इन लास्ट 3 ईयर, बट मोर देन 5% प्रिवलेंस इन द हाई रिस्क ग्रुप। तो ये अपना क्या हो गया, ANC की है प्रिवलेंस वो लेस देन 1% और हाई रिस्क ग्रुप है वो मोर देन 5%। तो ये कौन सा हो गया, कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट हो गया। कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ANC की प्रिवलेंस है वो भी लेस देन 1% प्लस अपन बात करें, ठीक है ना, और लेस देन 5% प्रिवलेंस किसकी, ठीक है, ऑल STD क्लिनिक अटेंडेंट और हाई रिस्क ग्रुप। ठीक है ना, तो इसमें हाई रिस्क ग्रुप की भी और ANC की प्रिवलेंस दोनों की भी लेस देन 1% और लेस देन 5% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बट और इसमें क्या है, विथ नॉन हॉट स्पॉट। ठीक है, जैसे हमको बता देना चाहिए कि माइग्रेंट, ट्रकर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री एग्रीगेशन या टूरिस्ट सेंटर, इसमें कौन सा हॉट स्पॉट है उसके बारे में अपन को आइडिया है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड करेंगे। कैटेगरी डी में कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें ANC की प्रिवलेंस लेस देन 1 है। ठीक है ना, ठीक है ना, ड्यूरिंग डिस्ट्रिक्ट के किसी भी साइट में लास्ट 3 ईयर में, और प्लस STD क्लिनिक या हाई रिस्क ग्रुप की प्रिवलेंस है वो कितनी है, वो भी लेस देन 5% है। ठीक है, विथ द प्लस नो नॉन हॉट स्पॉट या पुअर HIV डाटा। ठीक है ना, ये हॉट स्पॉट है वो, कोई भी नॉन हॉट स्पॉट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में कौन सी बोलेंगे, कैटेगरी डी। ठीक है ना, तो अपन इससे क्या बात कर सकते हैं कि कैटेगरी अपन A से D तक आते हैं तो प्रिवलेंस है वो बिल्कुल डिक्रीज होती जाती है। कैटेगरी डी मिनिमल HIV प्रिवलेंस वाला अपन एरिया मानते हैं। तो कैटेगरी बी में क्या हो गया कि ANC में प्रिवलेंस मोर देन 1%, तो कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट हो गया। कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट मीन्स लेस देन 1 ANC प्रिवलेंस बट मोर देन 5% प्रिवलेंस इन द HRG ग्रुप, तो कैटेगरी बी हो गया। और कैटेगरी सी में बोले तो दोनों की प्रिवलेंस है वो ANC की लेस देन 1% और हाई रिस्क ग्रुप की लेस देन 5%, तो कौन सा गया, कैटेगरी सी हो गया। और प्लस इसमें नॉन हॉट स्पॉट प्रेजेंट है। ठीक है, और कैटेगरी डी की बात करें अपन तो प्रिवलेंस है वो ANC की प्रिवलेंस भी लेस देन 1 है, हाई रिस्क ग्रुप की प्रिवलेंस लेस देन 5% है, पर इसमें कोई भी नॉन हॉट स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस बेसिस पे अपन डिस्ट्रिक्ट को 4 कैटेगरी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया पूछ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले। फिर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपने HIV का, ठीक है ना, अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन को डायग्नोसिस करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा यूज करते हैं, अपन ने बात की थी ERS बैटरी। ठीक है ना, तो इसमें से भी मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है ना, एलाइजा टेस्ट हो गया। फिर अपन कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया। और यदि अपन विंडो पीरियड में अपन को HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो कौन से एंटीजन अपन डिटेक्ट करते हैं, P24 एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। यदि अडल्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट यूज करना अपन को तो अपन कौन सा करेंगे, अपन qPCR करेंगे। ठीक है ना, जिसमें अपन न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट का यूज करते हैं। चिल्ड्रन में यदि डायग्नोसिस करना है HIV इन्फेक्शन का तो कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, HIV DNA RT-PCR, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि चाइल्ड में या इन्फेंट में अपन को HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, HIV DNA RT-PCR, ये इंपॉर्टेंट, ये अपन को पता होना चाहिए कि बच्चे में टेस्ट करने के लिए अपन DNA RT-PCR का यूज करते हैं। ठीक है ना, और वायरल आइसोलेशन या वायरल लोड एस्टिमेशन का अपन कब यूज करते हैं, जब अपन
ट्रीटमेंट ऑन प्रोग्रेस हो तो ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स चेक करने के लिए अपन वायरल लोड का एस्टिमेशन करते हैं कि ट्रीटमेंट की वजह से वायरल लोड में कितना सप्रेशन हुआ है। फिर अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ट्रीट द ऑल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, WHO के जितने भी, ठीक है ना, HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है, ठीक है, सब में ART स्टार्ट अपन को करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट। कौन सा रेजिमेंट प्रेफर करते हैं तो अपन को ट्रिक से याद करना TLD। T मीन्स सभी एडल्ट और एडोलेसेंट एज ग्रुप में अपन को क्या स्टार्ट करना है TLD, जो क्या है फर्स्ट लाइन रेजिमेन है। इसमें अपन को विच टाइप ऑफ ड्रग इंक्लूडेड इन द TLD अपन ट्रिक की बात करें तो T मीन्स टीनोफोविक 300 mg, L मीन्स लेमिवोडिन 300 mg, डोलुटाग्रेविड, D मीन्स डोलुटाग्रेविड डोज 50 mg। तो अपने फर्स्ट लाइन रेजिमेन हो गया TLD। नेक्स्ट अपन देखें कि TLD, ठीक है, रेजिमेन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें, चिल्ड्रन एज ग्रुप लेस देन 10 ईयर, ठीक है ना, एनी पर्सन विथ HIV पॉजिटिव हैविंग वेट लेस देन 30 kg, इसमें अपन TLD रेजिमेन का यूज नहीं कर सकते। नॉन केस ऑफ द रीनल या हेपेटिक डिसफंक्शन, या जिसमें रीनल डिसफंक्शन या हेपेटिक डिसफंक्शन प्रेजेंट है उस कंडीशन में अपन TLD का यूज नहीं कर सकते। ये अपन 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होना चाहिए TLD रेजिमेन का जो फर्स्ट लाइन रेजिमेन है। उस कंडीशन में अपन अल्टरनेटिव रेजिमेन यूज करते हैं जो अपन पहले यूज करते थे, उसका क्या ट्रीटमेंट अपना ट्रिक है लेट, ठीक है, L मीन्स लेमिविडिन, E मीन्स इफाब्रेंस, T मीन्स टीनोफोविक। इसमें अपन ने क्या कर रिस्पेक्ट के डी को रिप्लेस कर दिया किससे E से, E किस डी की जगह डोलुटाग्रेविड की जगह क्या यूज कर रहे हैं इफाब्रेंस। तो चिल्ड्रन में बात करें तो चिल्ड्रन में अपन फर्स्ट लाइन रेजिमेन क्या होता है JLD, ठीक है, JLD का क्या मीनिंग है जीडोविडिन, लेमिविडिन या डोलुटाग्रेविड। जब हम एडल्ट में एडोलेसेंट में बात की तो वहाँ पे क्या था TLD, ठीक है ना, तो वहाँ पे लेमिविडिन दोनों में यूज करते हैं पर टीनोफोविड की जगह अपन क्या यूज करते हैं इसमें जीडोविडिन यूज करते हैं। तो अपन क्या याद करना है कि नियोनेट या चिल्ड्रन दोनों कंडीशन में जीडोविडिन दोनों में यूज करते हैं टीनोफोविड की जगह, ठीक है ना, प्लस लेमिविडिन हो गया। और डोलुटाग्रेविड की जगह अपन न्यूनेट में क्या यूज करते हैं कि न्यूनेट में डोलुटाग्रेविड होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उस कंडीशन में रेल्टाग्रेविड यूज करते हैं। तो न्यूनेट के लिए क्या रेजिमेन हो गया JLR हो गया। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ द पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है ना, PPCT इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ द पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन PPTCT हो गया अपना ये। इसके लिए क्या अपना ये मार्क ये लोगो आ जाए तो इसका क्या इंडिकेट करता है PPTCT को इंडिकेट करता है। अपने देखा था टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये, ठीक है, प्रिवलेंस कितनी है पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की 5% है। जिसमें भी अपने एफिशिएंसी की बात करें इस रूट की, ठीक है ना, वर्टिकल रूट की, तो इसमें डेवलप्ड कंट्री में कितनी है 25%, डेवलपिंग कंट्री में कितनी है 30%। यदि अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, तो ये एफिशिएंसी रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी लेस देन 1%, ठीक है ना, लेस देन 1%। कहाँ से कि 25-30% थी, यदि अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो ये प्रिवलेंस को अपन लेस देन 1% तक रिड्यूस कर सकते हैं। HIV पॉजिटिव वुमेन है उसमें अपन कौन सा इररेस्पेक्टिव ऑफ द गेस्टेशनल एज अपन कौन सा रेजिमेन प्रेफर करते हैं, जो फर्स्ट लाइन रेजिमेन था अपना TLD, टीनोफोविड, लेमिविडिन और डोलुटाग्रेविड। फिर अपन नेक्स्ट बात करें कि एक न्यू बॉर्न, ठीक है ना, बॉर्न टू ए HIV पॉजिटिव मदर, के कोई मदर है जिसको HIV पॉजिटिव था वो न्यू बॉर्न हुआ, उसमें अपन, ठीक है ना, उसको अपन 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, लो रिस्क इन्फेंट और हाई रिस्क इन्फेंट। कि लो रिस्क इन्फेक्ट अपन किसको बोलेंगे और हाई रिस्क इन्फेंट किसको बोलेंगे। सबसे पहले इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसके लिए कौन कौन सी दोनों कैटेगरी के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल वो देखेंगे। यदि अपन देखें वायरल लोड देखें, ठीक है ना, लेस देन 1000 RNA कॉपीज पर ml प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे लो रिस्क इन्फेंट है, ठीक है ना। और मदर ऑन ART, ठीक है, मदर को ART लेते हुए कितना समय हो गया मोर देन 4 वीक हो गया तो लो रिस्क इन्फेंट हो गया। इसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट देते हैं, सिर्फ नेविरापिन देते हैं जिसमें 10 mg डोज होती है, OD देते हैं कितने टाइम के लिए 6 वीक के लिए देते हैं, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव द टाइप ऑफ द फीडिंग, कि उसमें यदि कोई रिप्लेसमेंट फीडिंग है या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, अपन
सिर्फ नेविरापिन देते हैं 6 वीक के लिए। यदि मदर यदि नेविरापिन कंज्यूम कर रही है उस कंडीशन में अपन कौन सा सिरप यूज करते हैं, सिर्फ जिडोविडिन। कितने टाइम के लिए, 6 वीक के लिए। तो ये अपना हो गया कि लो रिस्क इन्फेंट में अपन एक ही टाइप का सिरप यूज करेंगे, या सिर्फ नेविरापिन या सिर्फ जिडोविडिन, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए, 6 वीक के लिए। अपन हाई रिस्क इन्फेंट की बात करें तो मदर नोट ऑन एआरटी, तो हाई रिस्क इन्फेंट हो गया। मदर ऑन एआरटी फॉर लेस देन 4 वीक, ठीक है। न्यूली डायग्नोसिस मदर है, ठीक है ना, जिसको कितना समय हुआ, लेस देन 6 वीक हुआ है, ठीक है। मदर 6 वीक ऑफ द डिलीवरी, ठीक है ना, कि 6 डिलीवरी को लेस देन 6 वीक का टाइम हुआ है, और HIV डायग्नोसिस हो गया मदर में। या फिर हाई वायरल लोड है, कितना, मोर देन 1000 RNA कॉपीज पर ml आफ्टर द 32 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन। अपन ने वायरल लोड चेक किया जिसमें RNA की कॉपीज है मोर देन 1000 प्रेजेंट थी पर ml। तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपन को 2 सिरप यूज करनी। हाई रिस्क इन्फेंट में अपन कौन सी सिरप यूज करते हैं, सिर्फ नेविरापिन प्लस सिर्फ जिडोविडिन, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक। यदि बेबी है एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग पे डिपेंड है, उस कंडीशन में अपन सिर्फ कितने टाइम के लिए देंगे, 6 वीक के लिए, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन कितने टाइम, 6 वीक के लिए। यदि बेबी है वो ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उस कंडीशन में अपन, ठीक है ना, सिर्फ कितने टाइम के लिए देंगे, 12 वीक के लिए देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसमें, नीट पीजी से क्वेश्चन एक फिक्स आना है, प्लस शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स MCQ आता है, उसमें से ये आपके सामने हाई रिस्क इन्फेक्ट या लो रिस्क इन्फेक्ट की कंडीशन रखी जाती है, फिर इसमें ट्रीटमेंट पूछा जाता है, उस बच्चे को ट्रीटमेंट क्या देंगे न्यूबॉर्न को। तो अपन को कंडीशन यदि अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपन ट्रीटमेंट अपन को देना ईजी हो जाएगा। पहले अपन देखें अर्ली इन्फेंट में डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं एट 6 वीक पे, ठीक है। अपन देखा था इन्फेंट में, चाइल्ड में कैसे अपन करते हैं, HIV DNA RT-PCR के थ्रू अपन HIV इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गया, ठीक है ना। यदि पॉजिटिव आता है तो अपन ART स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव आता है, ठीक है ना, तो 6 मंथली फॉलोअप करेंगे अप टू 2 ईयर तक, ठीक है ना। और HIV स्टेटस को कंफर्म कब करेंगे, एट 18 मंथ पे अपन HIV स्टेटस को टेस्टिंग करके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में पॉजिटिव इन्फेक्शन आता है तो ART स्टार्ट, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो 6 मंथली अपन फॉलोअप करेंगे 2 साल तक। फिर अपन ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटोकॉल देखे। ब्रेस्ट फीडिंग नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ए HIV पॉजिटिव वुमेन। कोई मदर्स है पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ठीक। अपन इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, इफ बेबी इज HIV पॉजिटिव, ठीक है, मदर HIV पॉजिटिव और बेबी मान लो HIV पॉजिटिव है, उस कंडीशन में क्या करें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रखेंगे, और नॉर्म उसके प्लस ब्रेस्ट फीडिंग को अपन कब तक कंटिन्यू करेंगे, अंटिल 2 ईयर्स तक। इफ बेबी इज HIV नेगेटिव, ठीक, मदर पॉजिटिव थी, बेबी में टेस्टिंग किया तो HIV नेगेटिव आया, तो उसमें अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को कब तक कंटिन्यू रखेंगे, 6 मंथ तक, और अपन ब्रेस्ट फीडिंग को कब तक कंटिन्यू करेंगे, उसमें 1 ईयर तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपन स्विच करा देंगे, ठीक है ना। और डू नॉट स्विच द बिटवीन द टाइप ऑफ मिल्क, इसमें अपन को इस चीज का रखना है, टाइप ऑफ मिल्क को अपन स्विच नहीं करना इसमें, प्लस अब्रप्ट स्टॉपिंग नहीं करनी ब्रेस्ट मिल्क को, ठीक है ना, स्लोली कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी 5 टाइम था तो 5 to 4, 4 to 3, 3 to 1, फिर अपन धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क को स्टॉप करेंगे, इसमें अपन को एब्रप्ट स्टॉप नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर अपन देखें प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है ना, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के कोई पॉजिटिव पेशेंट है उससे अपना एक्सपोजर हो गया है, ठीक है ना, जैसे अपन देखें एक्सीडेंटल नीडल प्रिक इंजरी के कोई इंजेक्शन था जो HIV पॉजिटिव पेशेंट में यूज किया गया था उसके सैंपल के लिए, वही इंजेक्शन नीडल है वो अपन को नॉर्मल इंसान को एक्सपोज हो गई या प्रिक हो गया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन ड्रग ऑफ चॉइस यूज करेंगे, कौन सी, जो अपन ने TLD पहले यूज किया था, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते वो का वो भी प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करेंगे, टीनोफोविर 300 mg, लेमिविडिन 300 mg, डोलुटाग्रेविर 50 mg, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन होता है 3 ड्रग का, सिंगल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। और टेबलेट को अपन कब प्रीफर करना लेना, नाइट के टाइम पे अपन को टेबलेट लेना प्रीफर करना इस कंडीशन में। और अपन को ट्रीटमेंट कितने समय के अंदर स्टार्ट करना, विथ इन 72 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट कंडीशन है कि यदि अपन ट्रीटमेंट विथ इन 2 आवर स्टार्ट कर ले, ठीक है ना, कि अपन ने जैसे अपना एक्सपोजर हुआ अपने सैंपल भेज दिया टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना, जो पॉजिटिव पेशेंट था उसका कंफर्म करने के लिए स्टेटस सैंपल भेज दिया, और अपन उसको रिपोर्ट का वेट नहीं करना, अपन को तुरंत TLD की डोज स्टार्ट कर देनी है, रिपोर्ट का वेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको
ड्यूरेशन क्या होता है ट्रीटमेंट का, 4 वीक, ठीक है, 28 डेज, 1 मंथ तक अपन को कंटिन्यू करना है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, कि HIV पेशेंट है उसमें TB होने का भी ज़्यादा मोस्ट कॉमनली चांसेस है, उसके लिए क्या प्रोफाइलैक्सिस अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन देखा था कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन अमॉन्ग द पीपल लिविंग विद HIV इन इंडिया इज TB, ठीक है ना। तो अपन PLWH जो, ठीक है ना, HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसमें अपन TB के टेस्टिंग कैसे करते हैं, CB-NAT के थ्रू करते हैं, ठीक है। CB-NAT क्या है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो TB नेगेटिव आ सकता है या TB पॉजिटिव आ सकता है। इसमें बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग करते हैं। HIV पॉजिटिव में आप हमेशा TB की टेस्टिंग करते हैं, TB पॉजिटिव में हमेशा अपन HIV की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यदि मान लो कोई HIV पॉजिटिव है, ठीक है ना, उसको HIV पॉजिटिव दोनों कंडीशन, ठीक है ना, HIV पॉजिटिव था, उसको TB नेगेटिव हुआ, तो उसमें अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, TB प्रिवेंशन थेरेपी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, TPT, TB प्रिवेंशन थेरेपी, ठीक है। तो अपन क्या देते हैं, यदि एज ग्रुप, ठीक है ना, मोर देन 12 मंथ एज ग्रुप है, ठीक है ना, जिसको HIV प्रेजेंट है, TB नेगेटिव आया है, ठीक है, अडल्ट या चिल्ड्रन एज ग्रुप हो गया, जिसमें अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, 6S कि 6 मंथली डेली आइसोनियाजिन ट्रीटमेंट यूज करेंगे इसमें। इन्फेंट में बात करें कि एज लेस देन 12 मंथ है, उस कंडीशन में अपने यहाँ क्या यूज करेंगे, 3HP यूज करेंगे, ठीक है, 3 मंथली वीकली आइसोनियाजाइड प्लस रिफापेंटिन, 3 मीन्स 3 मंथ हो गया, H मीन्स आइसोनियाजिड हो गया, P मीन्स रिफापेंटिन हो गया, ठीक है, या P से पेंटिन हो गया। तो अपन इन्फेंट एज है, ठीक है ना, लेस देन 12 मंथ एज है उसकी, ठीक है ना, वो HIV पॉजिटिव है, प्लस उसका किसी TB, ठीक है ना, पल्मोनरी TB के केसेस से कांटेक्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में अपन उसको ये 3SP थेरेपी देते हैं। प्लस यदि एज मोर देन 12 मंथ है, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपन उसको, ठीक है ना, प्रेगनेंसी हो या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, उसको सबको अपन को बिना देखे TPT स्टार्ट कर देना है, ठीक, मोर देन 12 मंथ की एज ग्रुप हो तो, और लेस देन 12 मंथ की एज ग्रुप हो तो उस कंडीशन में अपन को क्या ध्यान रखना है कि उसका यदि TB पॉजिटिव पेशेंट से एक्सपोजर हो गया तो अपन को TPT यूज करना है, 3SP यूज करना है। उसमें अपन को ध्यान रखना है आइसोनियाजिड जिसमें भी यूज करें उसमें हर कंडीशन में अपन को पायरिडोक्सिन साथ में ऐड करना है। यदि TB पॉजिटिव आ जाता है कि HIV पॉजिटिव है, TB पॉजिटिव, उस कंडीशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, HIV TB को इन्फेक्शन, दोनों का साथ में मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले अपन किसका स्टार्ट करेंगे, ATT स्टार्ट करेंगे, एंटी ट्यूबरकल थेरेपी, ठीक है ना। 2 वीक के गैप के बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, ART। तो अपन को ये डिफरेंस पता होना चाहिए, पहले ATT स्टार्ट करते फिर ART स्टार्ट करते। तो क्या इसका मेन एम क्या होता है, तो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम को, ठीक है ना, दोनों को एक साथ यूज नहीं करके थेरेपी को 2 वीक के गैप में अपन स्टार्ट करते हैं ताकि अपन, ठीक है ना, IRS को प्रिवेंट कर सकें। फिर अपन याद किया कि कोम ट्राइमोक्साजोल, ठीक है, प्रिवेंशन थेरेपी, इसका क्या रोल होता है एड्स में, ठीक है ना, तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज की जाती है, कौन से, न्यूमोसिस्टिक कार्नाइन न्यूमोनिया या न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसाइन न्यूमोनिया हो गया, ठीक है। इसको स्टार्ट कब करते हैं, ठीक है ना, जब CD4 काउंट लेस देन 350 सेल पर mm हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। स्टॉप कब करते हैं, जब CD4 काउंट मोर देन 350 ऑन 2 ओकेजन, ठीक है, 6 मंथ के गैप में अपन टेस्टिंग करते हैं, दोनों टाइम पे CD4 काउंट मोर देन 350 होना चाहिए, प्लस CD4 काउंट है उसका असेंडिंग ट्रेंड, मतलब अब दोनों टेस्टिंग के टाइम में गैप है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, प्लस नो WHO स्टेज 3 और 4, अपन ने WHO को स्टेज देखी थी 1 2 3 4, उसमें 3 और 4 स्टेज नहीं होने चाहिए, उस कंडीशन में अपन कोट्राइमोक्साजोल का प्रिवेंशन थेरेपी को स्टॉप कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस किस, क्लोट्राइमोक्साजोल हो गया, ठीक है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइमेथोप्रिन 160 mg प्लस सल्फामेथोक्साजोल 800 mg, ठीक है ना, डबल स्ट्रेंथ टैबलेट होती है सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, तो ये डबल स्ट्रेंथ टैबलेट होती है जिसमें, ठीक है ना, सल्फामेथोक्साजोल 800 mg प्रेजेंट होता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।